नमस्कार बच्चों। तो आज मैं आप लोगों को कुछ गणित में उपयोग किए जाने वाले महत्वपूर्ण नियमों के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो आप लोग 6, 7, 8 और 9वीं के क्लास में पढ़ के आए हुए हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों को कक्षा 10 में आ गए हैं। लेकिन तमाम हमारे ऐसे बच्चे हैं जो पास होके 10वीं तक आ तो गए, लेकिन अभी उनको 5वीं के, 6ठी के, 7वीं के, 8वीं के और 9वीं के भी गणित के नियमों का अच्छी तरह से ज्ञान नहीं हो पाया है। यही कारण है कि उन बच्चों को जो है कि आगे की जो कक्षा 10वीं की गणित है, अध्यापक पढ़ा तो देते हैं लेकिन उनको समझ में नहीं आता है कि अगली लाइन आ कैसे गया, और समझ में उस टाइम पढ़ाते समय समझ में आ भी गया तो थोड़े दिन के बाद वो उसको भूल जाते हैं कि आखिर ये लाइन आई कैसे थी। उसका सबसे बड़ा कारण जो है, मेरा जो अपना अनुभव करता है कि सबसे बड़ा कारण यही है कि बच्चों को 5, 6, 7, 8 और 9 के क्लास में पढ़ाई गई मैथमेटिक्स अच्छी तरह से पता नहीं होता है, और उसके जो फार्मूले होते हैं उनके बारे में उनको पता नहीं होता है, जिससे जो है कि तमाम उनको परेशानियां यहाँ देखने को मिलती हैं। और सबसे बड़ा कारण यही है कि बच्चे कमज़ोर हो जाते हैं और आगे जो है कि गणित पढ़ नहीं पाते हैं। और गरीब के बच्चे जो बेचारे होते हैं उनके पास इतना पैसा भी नहीं होता है कि वो ट्यूशन करके भी पढ़ लें। और ट्यूशन में भी आप लोगों को 6, 7, 8 के बारे में कोई भी अध्यापक, ऐसे ही 100 में 2-5 अध्यापक होंगे जो कि 10वीं के बच्चे को ट्यूशन पढ़ा रहा है। तो अगर बच्चा कमज़ोर है तो 6ठी, 7वीं, 8वीं के गणित के बारे में भी आप लोगों को पहले समझाएं। जब वो जो है कि सूत्र फार्मूले आपको समझ में आने लगे तब आगे की मैथमेटिक्स पढ़ाई जाए, जो कि सबसे अच्छा तरीका यही होता है। लेकिन कोई भी टीचर आज आपको 6ठी, 7वीं, 8वीं का गणित पढ़ा करके आपकी कमजोरी दूर नहीं करता है। वो सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रश्नावली हल करवा देता है। तो हमारा उद्देश्य वीडियो बनाने का सिर्फ और सिर्फ यही है कि जो तमाम गरीब परिवार के बच्चे हैं बेचारे, जिनके माँ बाप भी इतने पढ़े लिखे नहीं हैं कि अपने बच्चों को कुछ बता पाए, उनका कुछ सहयोग कर पाए, अड़ोस पड़ोस या गांव में भी कोई उनके ऐसा नहीं है जो बच्चों को थोड़ा बहुत परेशानियों को दूर कर पाए, तो ऐसे बच्चों के लिए ही खास तौर से मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ कि हमारे जो गरीब घर के बच्चे हैं, जिनको कोई सहायता देने वाला उनके आसपास में नहीं है, हमारे साथ आप लोग जुड़िए। मैं आप लोगों को 6ठी, 7वीं, 8वीं से लेकर करके अच्छी तरह से गणित पढ़ाने का पूरा प्रयास करूंगा। मेरा मकसद पैसा कमाना बिल्कुल नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि हमारे बच्चे पढ़ने में अच्छे हों। चूँकि हम आप बच्चों को बड़ी अच्छी तरह से बता सकता हूँ, अपना अनुभव आप लोगों से शेयर कर सकता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ विद्या ही एक ऐसी चीज़ है, पढ़ाई ही एक ऐसी चीज़ है कि एक रिक्शा चलाने वाले का बच्चा, एक मजदूर का बच्चा डीएम और एसपी बन सकता है। इसके अलावा पूरी दुनिया में और कोई गरीबों का माध्यम नहीं है कि कोई गरीब का बच्चा अच्छा खाना कमाने लायक बन जाए। तो आइए बच्चों, मैं थोड़ा सा आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में बताने जा रहा हूँ। आशा है कि आप लोगों को ये बहुत काम आएगा। गणित में प्रयोग होने वाले कुछ महत्वपूर्ण नियम। अब ये महत्वपूर्ण जो नियम हैं, ये क्या नियम हैं, इन्हीं के बारे में मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ। आप लोग देखोगे कि 6ठी, 7वीं में आप लोग सारे नियमों को पढ़े हो और कक्षा पास भी कर लिए हो, लेकिन आज के डेट में भी आप लोगों को इन नियमों के बारे में पता नहीं है।
यही सबसे बड़ा कारण है कि हमारे बच्चे कमज़ोर रह जाते हैं और कमज़ोरी की वजह से उनको गणित में समझ में नहीं आता गणित, और वो पढ़ने में रुचि नहीं लेते हैं, उनको कोई सहायता नहीं देने वाला होता है। और वो बेचारा जो है पढ़ना तो चाहता है, लेकिन उसकी मजबूरी यह है कि उसको गणित समझ में नहीं आती है, तो पढ़े कैसे। और ना ही उसको कोई बताने वाला है, ना माँ बाप इतना पैसा कमाते हैं कि उसको कोई अच्छी टीचर लगा करके ट्यूशन कर पाए। और टीचर भी आजकल जो है कि आपका 10वीं का गणित पढ़ा रहे हैं तो सिर्फ वो 10वीं का गणित का प्रश्नावली हल करवा करके, लेकिन जो बच्चे को 6, 7, 8 का गणित नहीं समझ में आई अभी तक, उसके फार्मूले कैसे उपयोग होते हैं वो नहीं बताता है। और बच्चा क्लास में अगर पूछने का प्रयास भी करता है तो 1-2 बार बताने के बाद टीचर जो है कि कुछ बच्चे उसमें हंसना चालू करते हैं और बच्चा शर्मा जाता है, उसकी कमजोरी दूर नहीं हो पाती है। यही सबसे बड़ा कारण है कि कोई कमज़ोर बच्चा बेचारा जो पढ़ना चाहता है, सहायता के अभाव में वो पढ़ नहीं पाता है। तो ऐसे बच्चों के लिए मेरे वीडियो काफ़ी कारगर साबित होंगे। और मेरा उद्देश्य यही है कि आप लोगों को कहीं और ट्यूशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमारे से जुड़ो, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो का आप देखो। गारंटी देता हूँ कि आपका गणित मैं बिल्कुल ही सरल बना दूंगा, हर बच्चे को गणित समझ में आना चालू हो जाएगा और हर बच्चा अच्छी तरह से गणित समझ करके अपने से सवालों को निकालना समझ जाएगा और अच्छे नंबरों से बोर्ड के एग्जाम में पास भी हो जाएगा। तो आइए देखते हैं वर्ग क्या होता है। कि जिस भी संख्या का वर्ग बात करें तो इसका मतलब कि उसी संख्या का 2 बार गुणा। जैसे मान लो यहाँ दिया है x का वर्ग, तो इसका मतलब है संख्या x है, इसका 2 बार गुणा, आपस में 2 बार गुणा, जैसे x गुणे x। इसी तरह अगर दिया हुआ है p का वर्ग, तो इसका मतलब क्या पूछ रहा है, p गुणे p। इसी तरह अगर कोई संख्या दिया है 5 का वर्ग, तो इसका मतलब हो गया 5 गुणे 5। अगर कोई संख्या दिया हुआ है 7 का वर्ग, इसका मतलब होता है 7 गुणे 7। तो अक्षर का तो गुणा हम करके आगे नहीं बढ़ सकते हैं, लेकिन गिनती है तो उसका गुणा करके बराबर करोगे तो इसके बराबर क्या हो जाएगा, 5 में जब 5 से गुणा करोगे तो क्या आएगा, 5 पचे 25 आ जाएगा। 7 में जब 7 का गुणा करोगे तो कितना जाएगा, 7 सते 49 आ जाएगा। इसी तरह 11 का वर्ग तो कितना हो जाएगा, 11 गुणे 11। यानी जिस संख्या का वर्ग बोल रहा है उसी संख्या का उसी में गुणा 2 बार करोगे, 1 1 2 बार, तो 11 11 में 121 होता है। कैसे होता है, 11 कम 11 की 1 हाथ में 1, 11 कम 11 1 12। तो इस तरह से बच्चों आप लोगों को वर्ग का मतलब हो गया कि जिस संख्या का वर्ग पूछ रहा है उसी का उसी में गुणा कर लो, बहुत ही आसान है। अब करड़ी में भी वर्ग पूछता है, जैसे आपका मान लो अंडर रूट दिया हुआ है, अंडर रूट मान लो x दिया हुआ है, अब इसका बोल रहा है वर्ग, तो इसका वर्ग क्या होता है आपको सिंपल बता रहा हूँ कि अगर किसी करड़ी के अंदर की संख्या का वर्ग पूछ रहा है तो केवल करड़ी हट जाती है, इसके बराबर केवल x हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि करड़ी की घात कितनी होती है, करड़ी की घात 1/2 होती है। अंडर रूट यानी करड़ी है, करड़ी की घात 1/2 होती है। ये आप लागर्थिन में पढ़ चुके हो, लागर्थिन में आप घातांक में जो है कि ये पढ़ाया जा चुका है कि करड़ी की घात कितनी होती है, 1/2। जैसे आपका x अंडर रूट p है, अंडर रूट p है, इसका मतलब क्या है, इसका बराबर है p पे घात है 1/2। किसी भी 5 पे घात, अगर करड़ी में 5 है तो इसका मतलब क्या होता है कि 5 पे घात है 1/2, यानी करड़ी का मतलब होता है उस पर घात है 1/2। तो अब ध्यान से देखना, आपको ये भी समझना जरूरी है
कि अगर कोई संख्या कड़ी में दी हुई है और उसका वर्ग करने को बोल रहा है, यहाँ पर मान लो अंडर रूट एक्स दिया हुआ है और इस पे घात बोल रहा है 2, तो बराबर हमें पता है कि कड़ी घात 1/2 होती है, तो इसको हम क्यों कैसे लिख लेंगे, एक्स पे घात 1/2 पे घात 2। अब आप लोगों को घातांक में ये भी पढ़ाया गया है कि अगर घात पे घात हो तो आपस में गुणा हो जाता है। देखो ये बराबर हो जाएगा एक्स पे घात 1/2 और गुणे 2, तो 2 अकेला है, इसके बटे 1 लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं, चूंकि अकेला है तो 2 और 2 कट गया, तो बराबर कितना हो जाएगा एक्स पे घात 1। तो एक्स पे घात का 1 का मतलब होता है बराबर एक्स। इसलिए आप लोग इतनी डीपली ना भी जानो तो सीधा से सीधा आप बस एक ही बात ध्यान दो कि करड़ी के अंदर कोई संख्या हो तो उसका वर्ग सिर्फ वो संख्या होती है। जैसे करड़ी में 7 का वर्ग बराबर 7 हो, कामा करड़ी में x का वर्ग बराबर x होगा, कामा करड़ी में 5 का वर्ग बराबर 5 होगा। बस तो ये आपको हमेशा ध्यान होना चाहिए कि अगर कोई भी संख्या कितनी भी बड़ी या छोटी हो, अगर वो करड़ी के अंदर है और उसका वर्ग अगर आपको करना है तो सिर्फ करड़ी हटा देना है, उसका वर्ग हो जाएगा अपने आप। बस इतनी सी आपको बात ध्यान जरूर देना है। अब आगे मैं बताता हूँ वर्गमूल निकालना कि आप वर्गमूल कैसे निकालोगे। ऐसे वर्गमूल निकालने की जरूरत पड़ेगी कि जिसका पूरा वर्गमूल निकल रहा हो। तो सिर्फ मैं उसी के बारे में भी बताने जा रहा हूँ कि ऐसी संख्या जिसका पूरा वर्गमूल निकल जाता हो। तो वर्गमूल जैसे आपको मान लो छोटे से चलते हैं, 9 का वर्गमूल ज्ञात करो। 9 का वर्गमूल ज्ञात करो, या इसको यूं भी लिख सकता है कि करड़ी में 9 का मान ज्ञात करो। 2 सवाल इसका बन जाएगा। का वर्गमूल ज्ञात करो जब लिखेगा तो केवल 9 लिखेगा, और करड़ी में 9 अगर लिख रहा है तो बोलेगा मान ज्ञात करो। करड़ी का मतलब ही होता है वर्गमूल निकालना। तो देखो जो भी करड़ी जिसका भी वर्गमूल निकालना है, हमें क्या करना है, उसका पहले अभाज्य गुणनखंड प्राप्त कर लेना है। जैसे 9 का वर्गमूल ज्ञात करना है तो 9 का अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करना है। अभाज्य गुणनखंड मैं अभी पीछे लघुत्तम के समय में आपको बताया हूँ। तो 9 का हम अभाज्य गुणनखंड पहले प्राप्त करते हैं, देखो कैसे करेंगे। अब 2 से हम जो है भाग देना चालू करते हैं। क्या 2 का पूरा ये भाग जाएगा? 2 चौका 8 नहीं जा रहा है, तो आगे बढ़ेंगे 3 से। अब 3 से हम भाग देंगे तो देखेंगे 3 त्रिका 9, 3 बार गया। फिर 3 से भाग दिया तो 3 एकम 3 एक बार गया। जब तक 1 ना जाए तब तक भाग देते जाओ। अब भाग ऐसे ही देते जाओ तो भाग देने के बाद जो इधर आया है 2 का जोड़ा बना दो। कितने का? 2 का आपको जोड़ा बनाया था। इसमें 2 का जो है जोड़ा बनाया था। तो प्रत्येक जोड़े में से प्रत्येक जोड़ा जो बनाया 2 का उसमें से 1 लेते जाएंगे और गुणा कर लेंगे। तो इसमें एक ही जोड़ा बना है, तो करड़ी में 9 बराबर क्या हो जाएगा 3। प्रत्येक जोड़ा में से 1 लेना होता है, तो ये इसका वर्गमूल हो गया। करड़ी में 9 का वर्गमूल हो गया 3। अब आगे बढ़ते हैं। मान लो 16 का वर्गमूल ज्ञात करना है, तब कैसे करोगे? 16 का मतलब करड़ी में 16 दिया हुआ है। मैं सिर्फ आपको समझ में आ जाए इसलिए इसी बातें कर रहा हूँ।
अब इसका अगर आपको मान ज्ञात करना है तब यानी कड़ी लगा है, इसका मतलब वर्गमूल निकालना है। तो 16 का देखो भाग कर करके जो छोटा बनाओगे, यहाँ लिख लोगे 16। अब 2 से भाग देना चालू करोगे, तो 2 से भाग दिया तो 2 अट्ठे 16 पूरा पूरा भाग जा रहा है। संख्या वही लोगे जो कि पूरा पूरा विभाजित करे। फिर 2 से भाग दिया तो 2 चौक 8, फिर 2 से भाग दिया तो 2 दूना 4, फिर 2 से भाग दिया तो 2 एक कम 2। जब तक नीचे 1 ना आ जाए तब तक आपको भाग देते रहना है। और फिर भाग जब नीचे 1 आ जाए तब क्या करना है, 2 2 का जोड़ा बना देना है। तो यहाँ पे 1 जोड़ा हो गया, यहाँ पे 2 जोड़ा हो गया। इसमें कितने जोड़े बन गए, 2। तो दोनों में से एक एक ले लेना है। इस जोड़ा में से 1 लिया तो हो गया 2। अब फिर गुणे, यहाँ से 1 जोड़ा ले लिया तो हो गया फिर 2। तो दोनों का जब गुणा कर लिए तो कितना हो गया, 2 दूना 4। ये आपका आंसर आ गया, वर्गमूल निकल गया। तो सिंपल जो है कि मैं लेकर के सिर्फ आपको तरीका बता रहा हूँ। अब और का भी मैं जो है थोड़ा सा लेता हूँ आपको आगे बढ़ा करके। अंडर रूट 144 मान लो है, 144। इसका आपको वर्गमूल निकालना है। तो कैसे निकालोगे, 144 लिख लो पहले और भाग देना चालू कर दो। यहाँ पे 144 लिख लो आप और भाग देना चालू कर दो। तो 2 से देखो जा रहा है, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4 जा रहा है। तो 2 से करो, 2 सत्ते 14 और 2 दूना 4। फिर 2 से भाग दो तो 2 3 6, 1 बच गया, 2 6 के 12। फिर 2 से भाग दो तो 2 1 कम 2 और 2 अट्ठे 16। फिर 2 से भाग दो तो 2 9 18। फिर अब देखो 2 से नहीं जा रहा, 3 से जा रहा है। तो अब 3 से जाएगा, 3 त्रिका 9। फिर 3 से भाग दिया तो 3 एक कम 3। अब सबसे नीचे 1 आ गया। अब 2 2 का इसमें जोड़ा बना लो, 1 जोड़ा बन गया, 2 जोड़ा बन गया और 3 जोड़ा बन गया। अब तीनों में से एक एक ले लो और गुणा कर लो। तो इसका वर्गमूल बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणे इस जोड़ा में से 2 गुणे इस जोड़ा में से 3। तो बराबर कितना हो गया, 2 दूना 4 और 3 12। ये आंसर आ गया। तो बच्चों आशा है कि आप लोगों को अब थोड़ा थोड़ा वर्गमूल भी निकालने आ रहा होगा। केवल ऐसे ही इसमें जो भी आपको आगे गणित में पढ़ना है, आपको पूरा पूरा ही इस तरह से गुणनखंड होते चले जाएंगे, वही संख्या का वर्गमूल निकालना आपको रहेगा। तो आप सिर्फ इसी नियम का ध्यान दो कि उसको भाग दे दे करके जो है कि 1 तक लाओ और 2 2 संख्या, दो जितने भाग जितने संख्याओं दिया गया है 2 2 का जोड़ा बनाओ। प्रत्येक जोड़ा में से एक एक लेकर के आपस में गुणा कर लो, वर्गमूल आसानी से निकल जाएगा। अंडर रूट आपको मान लो दिया है 169, तो इसका बराबर। अब 169 को आप क्या लिखोगे, 169 यहाँ लिख दो और इसका गुणनखंड प्राप्त करना चालू कर दो, भाग देना। तो देखो 2 अट्ठे 16, 2 से रह गया। 3 से देखो, 3 त्रिका 9, 3 पचे 15, 1 बच गया, 19 से नहीं जाएगा। 4 चौके 16, 4 दूनी 8 नहीं कट रहा है। 5 से 5 3 15, 1 बचा नहीं कट रहा है। 6 से 6 दूनी 12, 4 बचा, 6 से 42, 6 8 48, 1 बच गया नहीं कटा। 7 से 7 दूनी 14, 2 बचा, 7 चौक 28 नहीं कटा। इस प्रकार से काटते काटते जब आप जाओगे तो देखोगे कि 12 तक से नहीं कटेगा, 13 से कटेगा, सीधे 13 से कटेगा। अब 13 का भाग दोगे तो कितना होगा, 13 एक कम 13, कितना बच गया, 3 बच गया, 3 बचा तो 39 होगा, 13 3 39, 13 ही आ गया। फिर यह 13 से कटेगा तो 13 एक कम 13।
अब इसमें कितने जोड़े बन गए? 1। तो इसका जो वर्गमूल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 13। ये आंसर हो जाएगा। तो बच्चों ये है छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन जब तक ये चीज़ें आपको क्लियर नहीं होगी तब तक आप लोग जो है कि गणित बिल्कुल पढ़ नहीं पाओगे। इसलिए आज मैं जो है कि आप लोगों को इन सब छोटी बातों के बारे में बताने का सोचा कि एक बार आप लोगों को समझाएं तो शायद काफ़ी बच्चों का फ़ायदा होने वाला है। ठीक है भाई, तो आगे मैं जो है कि वर्गमूल और वर्ग के बारे में आपको बता दिया। अब मैं आगे बढ़ता हूँ कि कुछ जो है कि और चीज़ें हैं जो कि आपको जो है कि आना जरूरी होगा। वो है गुणनखंड के जो है कि कुछ सूत्र। गुणनखंड के सूत्र क्या है? a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर अगर दिया हुआ है तो हम इसको लिख सकते हैं। एक नियम होता है कि इसके बराबर होगा एक कोष्ठक में a प्लस बी, दूसरे कोष्ठक में होगा a माइनस बी। अब इसका उपयोग कहाँ करोगे? आपको कई बार इसके जैसा सवाल आएगा तो उसको आप ऐसा लिख करके हल करोगे, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर है। ऐसा है तो इसके बराबर ये लिख सकते हो, और ऐसा है तो इसके बराबर ये भी लिख सकते हो। इसका उपयोग कहाँ पे कर सकते हो आप देखो, जैसे आपको मान लो सवाल लगा रहे हो, लगाते लगाते आपको ऐसा आ गया कि कड़ी में 3 माइनस 2, फिर दूसरे क्वेश्चन में आ गया कड़ी में 3 प्लस 2। देखो ए की जगह आपका कड़ी में 3 है और बी की जगह क्या है? 2 है। तो a माइनस बी ये वाला है और गुणे यानी कि दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी ये वाला है। तो a चाहे पहले हो चाहे बाद में कोई इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बस ये है कि दो ब्रैकेट में एक में a प्लस बी हो, एक में a माइनस बी हो, चाहे वो पहले a माइनस बी हो चाहे पहले a प्लस बी हो। तो इसके बराबर हम देखो क्या लिख सकते हैं, इसके बराबर हम ये वाला लिख सकते हैं। तो a की जगह हमारा कड़ी में 3 है तो इसको क्या लिखेंगे? ब्रैकेट में कड़ी में 3 का होल स्क्वायर माइनस माइनस है तो माइनस, फिर 2 है बी की जगह 2 का वर्ग, तो 2 का वर्ग कर देंगे। तो बराबर हमने अभी बताया कि अगर कोई संख्या कड़ी के अंदर है तो उसका वर्ग क्या होगा? केवल कड़ी हट जाएगा तो हो जाएगा 3 और माइनस 2 का जब वर्ग करोगे 2 का 2 में गुणा करोगे 2 दूना 4 हो जाएगा। अब जो है कि ये माइनस है प्लस है, माइनस वाला ज़्यादा है तो इसमें से जब इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? -1 हो जाएगा। इतना सी सरल तो आप लोग को आना चाहिए भाई। ये 2-3 कक्षा 2-3 का है तो ये इसका उत्तर आ गया -1। तो मैंने इसके माध्यम से आप लोग को ये बताया कि इस सूत्र का प्रयोग कैसे करोगे। अभी इधर का जो है कि आपको दिया था और आपको ऐसा हल करना था, ऐसा कर लिए। कई बार क्या होता है ऐसा होता है विस्तार करने के लिए हमें इधर का जो है कि इस तरह से लिखना होता है तो वो भी हो जाएगा। कैसे देखो वो कैसे करोगे? कोई दो पूर्ण संख्याएं हो बीच में, जब कोई दो पूर्ण संख्याएं हो, पूर्ण वर्ग संख्याएं, और उसके बीच में माइनस का चिन्ह हो तो यह सूत्र का उपयोग किया जाता है। पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है? ऐसी संख्या जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाता हो उसे पूर्ण वर्ग संख्याएं कहते हैं। ऐसा मान लो आपका सवाल दिया हुआ तो हमें पता है कि 25 को हम ऐसा लिख सकते हैं बराबर 5 का होल स्क्वायर, माइनस से दिया ही है √5 का होल स्क्वायर, ऐसा ही बन गया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं बराबर ब्रैकेट में 5 प्लस √5 और दूसरे ब्रैकेट में 5 माइनस √5, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। इस सूत्र का उपयोग कैसे किया जाता है मैं उसके बारे में बताने लगा। यहाँ पे कोई अक्षर भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि कड़ी के अंदर ही हो, तो यहाँ पे अक्षर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे मान लो 25 माइनस x स्क्वायर होता
तो यहाँ पे x का स्क्वायर होता तो यहाँ पे हो जाता 5 का वर्ग माइनस एक्स स्क्वायर पहले से था, तो यहाँ पे हो जाता 5 प्लस एक्स, यहाँ पे हो जाता 5 माइनस एक्स, ऐसा हो जाता। तो इस सूत्र का भी बहुत ज़्यादा उपयोग कहीं हो जाता है। अगला है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसके बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसका भी बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। कई बार ऐसा होता है कि आपको दिया हुआ है, जैसे दिया है मान लो 12 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो इसका बराबर हो जाएगा 12 का वर्ग इसके मुताबिक प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 2 तो हो गया सूत्र का, गुणे एक जगह कितना है 12 है। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे जो है गुणा का निशान नहीं था, हम गुणा लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ गिनती और अक्षर था इसलिए निशान नहीं था, लेकिन यहाँ पे दोनों गिनतियाँ हैं, संख्याएं हैं। जब भी दो संख्याओं को गुणा करना होता है तो गुणा का चिन्ह लगाया जाता है, और b की जगह x है तो यहाँ को x लिख देंगे। तो ये बराबर हो जाएगा 12 बराबर 144 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 12 दूनी 24x। ये आपका जब आप गुणनखंड पढ़ रहे थे तो ऐसे सवाल काफ़ी आ रहे थे, लेकिन यहाँ भी कई बार उपयोग किया जाता है। कई बार क्या होता है कि ऐसे के रूप में दिया होता है और हमें ऐसा बनाना पड़ जाता है, ऐसे के रूप में दिया होता है और उसको तोड़ के हमें ऐसा बनाना पड़ जाता है। तो ये भी सूत्र आपको याद होना चाहिए और इसका उपयोग भी होना चाहिए। एक दूसरा सूत्र और है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो आप लोग याद करने में कैसे आसान रहेगा, दोनों सूत्र वही होता है, सब कुछ वही होता है। अगर माइनस होता है तो 2ab के पहले माइनस लग जाता है, अगर प्लस होता है तो 2ab के पहले प्लस होता है, बाद बाकी सब कुछ एक ही होता है। माइनस में वाले में माइनस 2ab होगा और प्लस वाले में 2 प्लस 2ab होगा, बस अंतर इतना ही होता है। ठीक है बच्चों, तो इन सूत्रों को आप लोगों को अच्छी तरह से याद भी होने चाहिए और समझ में आना चाहिए। जब तक आप लोग इन सूत्रों को भली बात नहीं समझ पाओगे तब तक गणित में कहीं न कहीं आप मार खाते रहोगे। इसलिए मैंने आज इनका आपको दोबारा यहाँ जिक्र किया हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोगों को काफ़ी इससे जो है कि समझ में भी आएगा। जब भी आप जो है कि भूलोगे तो मेरे वीडियो को देखोगे तो आपको बार बार याद आएगा। और आप लोगों की जानकारी के लिए एक बात और मैं बता दूं कि अभी मैंने एक किताब भी बनाया हूँ, ये आपका जो है कि कक्षा 10वीं का जो है कि यूपी बोर्ड का NCERT पैटर्न की हमारी एक गाइड है, जो कि पूरा कक्षा 10वीं की जो भी गणित है NCERT की जो यूपी बोर्ड में चल रही है उसका संपूर्ण इसमें हल है। और इसमें बाकायदे जो है कि सारी गणित को समझाया गया है, बिल्कुल जो है कि आपको आसानी से समझ में आएगा। और सबसे अच्छी जो बात है कि इसमें जो है कि आपको सारे फार्मूले, पहले फार्मूला दिया गया है जो कि 6, 7, 8 की किताबों से लिया गया है और यहाँ की भी 9, 10 की भी किताबों से लिया गया है, जो कि आपको जो है कि सूत्र को कहीं भी आप फंसते हो सूत्र में तो हमारी इसी किताब में सारे फार्मूले आपको इस किताब में बाकायदे जो है कि सब दिया गया है। आपको कहीं नहीं जाना है, सिर्फ इसी किताब में सारे फार्मूले, हर प्रश्नावली में जो जो सूत्र का 6, 7, 8 का उपयोग किया जाएगा इस किताब में प्रश्नावली से पहले आपको सारे सूत्र बताए गए हैं, सारे सूत्र लिए दिखाए गए हैं, लिखे गए हैं और फिर बाद में जो है कि एक एक प्रश्न को बहुत ही सरल तरीके से समझाया गया है। और अगली लाइन कैसे आई है इसको आपको ब्रैकेट में जो है कि दाहिने तरफ जो है कि सारे को जो है कि लिख के समझाया भी गया है। इसमें जो है कि ये भी दिया गया है किस प्रश्नावली से आपके बोर्ड में कितने नंबर के प्रश्न आएंगे। इसका मूल्य 155 रुपया है, लेकिन 140 रुपये का इसको बच्चों को दे रहा हूँ। आप ये किताब अभी मिर्ज़ापुर में उपलब्ध है
उत्तर प्रदेश के और ज़िले में मैं भेजना चाह रहा हूँ, लेकिन किसी कारणवश अभी नहीं मैं भेज पाया हूँ। लेकिन मिर्ज़ापुर में अगर किसी भाई को चाहिए तो मेरा नंबर है, आप मेरे नंबर को नोट कर लो, 81 30 61 19 45। ये मेरा मोबाइल नंबर है। आप लोग जो है कि इस किताब को, किसी भाई को अगर ये किताब खरीदना है तो इस मोबाइल नंबर पे मेरे से कांटेक्ट करो कि आपको किताब चाहिए, तो मैं आपके किताब के लिए आपके ही गांव में, आपके शहर में व्यवस्था कर दूंगा। यहाँ से मैं एक जगह भेज दूंगा, एक लड़के या सेल्समैन को वहाँ पे नियुक्त कर दूंगा, जिसके माध्यम से जिस भी लड़के को किताब चाहिए उसको जो है कि 140 रुपये में किताब वहीं पे मिल जाएगी। और इस किताब को पढ़ो, मेरे वीडियो को पढ़ो, आपको एक एक सवाल बिल्कुल समझ में आ जाएगा। आपको कहीं भी ट्यूशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ अपने स्कूल में पढ़ो, अपने कॉलेज में पढ़ो, अपने अध्यापक से पढ़ो और मेरे साथ जुड़े रहो, मेरे वीडियो को देखते रहो। मेरी किताब इसलिए लेने को बोल रहा हूँ, किसी भाई के पास अगर मोबाइल नहीं है तो वो वीडियो नहीं देख पाएगा, तो वो बच्चा मेरी किताब ले ले कि इसके माध्यम से आप अपने घर पे ही जा कर के सेल्फ स्टडी कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो बस आज मैं इतना ही बता रहा हूँ, आगे जो है आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। धन्यवाद।